आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। ठीक है, तो हम विराम चिन्ह के बारे में यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे आज हम, इसके प्रकार, उदाहरण और इनका प्रयोग। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें विराम चिन्ह होता है वही। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। क्या अर्थ है इसका? ठहराव, विश्राम या फिर रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है सीधे सीधे। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने डेफिनेशन यहाँ अलग से दे रखी है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अर्थात वाक्य को लिखते समय अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विराम चिन्ह का उदाहरण। सिंपल सी बात है, मोहन पढ़ रहा है, बिल्कुल साधारण सी बात है। मोहन पढ़ रहा है। ताजमहल किसने बनवाया? इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। श्याम आया है, श्याम आया है, मतलब कोई आश्चर्य से कह रहे हैं श्याम आया है। तो ये सारी फीलिंग्स हमें किससे शो होती हैं? अब देखिए सिंपल से हम सेंटेंस पढ़ेंगे, श्याम आया है, श्याम आया है, तो देखिए फीलिंग निकल के आ रही है। किससे निकल के आती है? इसके लिए हम विराम चिन्ह करते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए, यदि विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सही से ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, मतलब उल्टा हो सकता है उसका मीनिंग, अगर हम उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग ना करें। अब देखिए उदाहरण देखिए इसके, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सिंपल सी बात है, अगर इसमें हम विराम, देखो रोको मत जाने दो, 4 शब्द है इसमें। अब देखिए विराम चिन्ह कैसे लगते हैं। देखिए रोको के बाद हमने यहाँ लगा दिया कॉमा, रोको मत जाने दो। इसका मतलब क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है। अब यहाँ पर ना जाने की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? रोको मत जाने दो। और बात की जाए रोको मत जाने दो, शब्द तो वही है, रोको मत जाने दो। इसमें क्या बात की जा रही है? इसमें जाने की बात की जा रही है। फिर से देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, बिल्कुल अर्थ उलट हो गए। तो इसलिए हमें अपनी बात को स्पष्ट रखने के लिए जो हमारा विराम चिन्ह होते हैं वो सही से यूज़ किए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब उपर्युक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि द्वितीय और तृतीय वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट होता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द हैं, दूसरे वाक्यों में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को ना रोककर जाने के लिए कहा गया है। अब देखिए, ये तो बात हमारी क्लियर हो जाती है कि हमारा इसका महत्व क्या है विराम चिन्हों का। अब विराम चिन्हों के प्रकार देख लेते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार हमारा पहला आता है अल्प विराम, जिसको हम कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में हम। दूसरा होता है अर्धविराम, सेमी कॉलन। तीसरा होता है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। फिर आ जाता है उपविराम, कॉलन। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इंटरजेक्शन, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन भी बोलते हैं। अगला आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। नंबर 7 आ जाता है कोष्ठक, जिसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है योजक चिन्ह, जिसको हाइफन बोलते हैं। नंबर 9 पे आ जाता है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास से शो करते हैं। आगे आ जाता है लाघव चिन्ह, एब्रीविएशन साइन, जिसको हम देखिए सारे के सारे साइन भी बने हुए हैं, आप इसको देखते चलिए। अगले आ जाता है आदेश चिन्ह, ठीक है, जिसको विवरण चिन्ह भी कहा जाता है। रेखांकन चिन्ह, लोभ चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या फिर त्रुटि पूरक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्य सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, तो ये तो आपके क्या थे, ये जो मैंने आपको बताए, इस तरह के आपके जो चिन्ह हैं वो इसमें हो सकते हैं। अब इन चिन्हों के बारे में देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है,
सबसे पहली बात करते हैं हम अल्प विराम की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमा। जहाँ थोड़ी सी देर के लिए रुकना पड़े, कितनी देर के लिए, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का यूज करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई नाम है, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो जैसे किसी के नाम आ रहे हैं तो उनके बीच में हम कॉमा लगा के उनको अलग कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रुकने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा रुक रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा अर्ध विराम। क्या आ जाता है, अर्ध विराम, सेमी कॉलन जिसको बोलते हैं, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े। अल्प विराम में बिल्कुल थोड़ा सा रुक रहे थे, अर्ध विराम में अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़े, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अर्ध विराम लगाते हैं, ठीक है। जैसे अब इसके उदाहरण देख लीजिए। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। मतलब सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, ठीक है। सूर्योदय हो गया, चिड़ियाँ चहकने लगी और कमल खिल गए। तो देखिए सूर्योदय हो गया और चिड़ियाँ चहकने लगी, इसके बीच में हमें रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसका किसका यूज़ किया जाएगा, अर्ध विराम का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं। अब देखिए मोस्टली जो साइन है वो हिंदी और इंग्लिश में सेम यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ साइन जो हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे कि पूर्ण विराम, पूर्ण विराम क्या है हमारा, जैसे फुल स्टॉप है ये, वैसे इंग्लिश में हम क्या करते हैं, डॉट से इसको शो करते हैं, इसमें किससे शो करते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब बात हमारी पूरी हो जाए तब हमारा क्या लगेगा, पूर्ण विराम। उदाहरण देख लीजिए इसके, राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, राम जा दोस्त मोहन है, सॉरी राम का दोस्त मोहन है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो बात पूरी हो रही है इसमें, तो हर वाक्य के बाद एक विराम जो लगेगा उसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है उपविराम। उपविराम क्या होता है, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, जब किसी सेंटेंस को, हाँ, जब किसी बात को अलग करना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, देखिए प्रदूषण अलग बात हो गई, यहाँ पे अलग कथन हो गया, और एक अभिशाप अलग कथन हो गया, लेकिन आपस में एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम किससे शो करते हैं इसको, उपविराम से शो करते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो दो कथन जो हैं उनको अलग अलग जब हम दिखाते हैं तब हम इसका उपविराम का प्रयोग करते हैं। अगला आ जाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। मतलब वही चीज़ जो मैं अभी आपको बोल रहा था, इससे जो हमारी खासतौर से हमारे मन के भाव, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे डर हो, या फिर हाँ हर्ष, बहुत सारी चीज़ें, इन सारी मतलब जो मन की फीलिंग्स जो हैं उनको शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए अब इसके, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, और इसके आगे एक जो इसका एक्सक्लेमेटरी साइन जिसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसको देखिए एक विराम जैसा लगेगा, मतलब सीधा डंडा, उसके नीचे एक डॉट लग जाएगा, ये इसका रहता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, हाय वो मर गया, आह कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। अब यहाँ पे आह नहीं होगा, आहा होगा, आहा कितना सुहावना मौसम है, क्योंकि आह जो है ना वो करुणा के लिए यूज़ होता है ज़्यादा, आह ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको विस्मयादिबोधक। अगला आ जाता है प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। सीधी सीधी सी बात है, जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई क्वेश्चन किया जाए, उस क्वेश्चन के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क, जिसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह कहते हैं, वो लगाया जाता है। जैसे वह क्या लिख रहा है, क्वेश्चन किया यहाँ पे, तो हमारे वहाँ पे क्या लगा देंगे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला आ जाता है कोष्ठक चिन्ह, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हिंदी के अलावा मैथमेटिक्स में ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है।
तो कोष्ठक चिन्ह जो है, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी की कोई बात है, उस बात को और ज़्यादा क्लियरली बोलने के लिए। उदाहरण देखिए, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, मतलब विश्वामित्र ने कहा ठहर जा, लेकिन वो जो है क्रोध में, गुस्से में उन्होंने कहा था ना, गुस्से से कांपते हुए ठहर जा, तो वो फीलिंग है यहाँ पे नहीं आ पाएगी, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि वो कैसी कंडीशन में है। ठीक है, आगे देख लीजिए, योजक चिन्ह आ जाता है आपका, जिसको हाइफन कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। ठीक है, जो पद होते हैं उनके मध्य में किया जाता है। जैसे देखिए, सुख दुख लाभ हानि, इनके बीच में लगाया जाता है हाइफन, वही हमारा योजक चिन्ह होता है, मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन रहता है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अवतरण या फिर उदाहरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं इसको इसको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, तो उनकी बात जो उन्होंने जैसे कहा था वैसी शो की है हमने यहाँ पे, तो उनकी बात को हम वहीं पे जो हमारा इन्वर्टेड कॉमाज हैं उससे हम शो करेंगे। ठीक है, अगला आ जाता है लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। लाघव चिन्ह जैसे होता है, लाघव चिन्ह क्या होता है समझ गए? जैसे कोई बात, कोई पूरा किसी का नाम है ना, जैसे आपने लोगों ने देखा होगा डॉक्टर, तो क्या करते हैं, डा लिखते हैं और उसके आगे एक जीरो टाइप का लगा देते हैं, ये हमारा लाघव चिन्ह कहलाता है। देखिए, डॉक्टर के लिए डा लिख के ऊपर पहला अक्षर लिख के उसके आगे लगा देते हैं, पंडित के लिए पन लिख के और आगे लगा देते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए ऊ लिखते हैं फिर लगा देते हैं, फिर लिखते हैं फिर लगा, ये हमारा क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है, जो शो करता है कि किसी भी नाम को शॉर्ट में लिखा गया है। अगला आ जाता है हमारा विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। मतलब जो किसी उसके बारे में जो सेंटेंस है जिसके आगे लगता है ये, तो उसके बारे में डिटेल के लिए, जैसे कि देखिए, आम्र के निम्न फायदे हैं, जैसे आम के निम्नलिखित फायदे हैं, वो फायदे उसके जो हमारा विवरण चिन्ह लगा हुआ है उसके आगे दर्शाए जाएंगे। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, फिर ये लगा देंगे विवरण चिन्ह, उसके बाद लिखते हैं कौन कौन से होते हैं। वचन के 2 भेद हैं, तो मतलब जो हमारा विवरण चिन्ह जो लगेगा यहाँ पे, उसके बाद जो वाक्य दिया गया उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अगला आ जाता है रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अंडरलाइन करते हैं ना, तो ये रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है पदलोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे राम ने मोहन को गाली दी, उसके आगे की बात, हाँ, उसके लिए जगह छोड़ देंगे। मैं आसमान उठा दूंगा पर, ठीक, अधूरी बात छोड़ दी। मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर जहाँ पे कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, कोई चीज़, कोई बात अधूरी छोड़ के फिर बात पूरी करनी हो, तब वहाँ पे हमारा पदलोप चिन्ह यूज़ किया जाता है। अगला आ जाता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, रिपीट पॉइंटर सिंबल। रिपीट पॉइंटर मतलब इसका रिपीट पॉइंटर का प्रयोग क्या होता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। देखिए, उदाहरण देख लीजिए, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। रमेश के पिता एक किसान है, तो बार बार न लिखने के साथ रमेश की जगह उसके नीचे हमने ये पुनरुक्ति चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब जो होता है, इसके ऊपर जस्ट जो लिखा हुआ है सेंटेंस में वही यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये चिन्ह यूज़ किया गया है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, वो रमेश के लिए यूज़ किया गया। अगला आ जाता है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे हम कभी कोई चीज़ लिखते हैं, भूल जाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं, फिर ऊपर उसको लिख देते हैं। जैसे राजा जाएगा, श्याम रहते थे, राम बहुत लड़का है, मैंने तुमसे वो बात थी, तो इसमें हम भूल गए। देखिए, राम जाएगा,
आप घर लिखना भूल गए या स्कूल लिखना भूल गए तो आप साइन लगाते हैं और ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई भी गलती हो जाती है, कुछ छूट जाता है, उसको करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये विराम चिन्ह कंप्लीट हो जाते हैं। इनको ध्यान से समझिएगा और समझने के बाद अपने जो है ना आगे गलतियाँ मत करिएगा जो आपकी होती हैं। विराम चिन्ह की जो गलतियाँ होती हैं हम सेंटेंस में करते हैं, अगर आपने इस चैप्टर को ठीक से समझ लिया तो वो गलतियाँ अब आप नहीं करेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।